स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो सेकंड लॉ क्या कहता है, किस पे डिपेंड करता है, उसकी बात की जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास दो मास हैं, दोनों आइडेंटिकल मास हैं, ए और मास बी। दो आइडेंटिकल मास, सेम मास हैं, उस पर आपको फोर्स लगाना है F1। मान लीजिए आप ए ब्लॉक पे लगा रहे हैं और आपका फ्रेंड जो है F2 बी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो बी ब्लॉक पे फोर्स F2 है और ए ब्लॉक पे फोर्स F1 है। हमको ए में वेलोसिटी मान लीजिए ज़्यादा चाहिए और बी में वेलोसिटी कम चाहिए। ए की वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, बी की वेलोसिटी कम चाहिए। तो मान लीजिए ए में वेलोसिटी हमको v1 चाहिए, बी में वेलोसिटी हमको v2 चाहिए। v1 ग्रेटर देन v2 होनी चाहिए। ए तेज़ी से भागना चाहिए बी के कंपेयर में। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ए में ज़्यादा होगा। एक्सेलरेशन ए में ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ए पे। जाहिर सी बात है, अगर ए तेज़ी से भागेगा तो फोर्स भी यानी F1 जो होगा वो ग्रेटर देन F2 होगा। तो F1 ग्रेटर देन F2 करेंगे तो चूँकि फोर्स जो होगा मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है, अगर हम बात करें इक्वेशन की, तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ रही है ए की तो एक्सेलरेशन भी ए में ज़्यादा होगा। तो एक्सेलरेशन A1 इज़ ग्रेटर देन A2। तो हम इस कंक्लूज़न से ये कह सकते हैं कि ए जो है ब्लॉक तेज़ी से जाने के लिए एक्सेलरेशन ए में ज़्यादा होना चाहिए और बी ब्लॉक को उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो चलने के लिए एक्सेलरेशन बी में ए के कंपेयर में कम होना चाहिए। तो इस ओवरऑल कंक्लूज़न पे हम पहुंचते हैं कि F1 जो है या F2 जो है, ये दोनों फोर्सेस हैं जो कि बॉडी के एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो एक्सेलरेशन से रिलेट करेंगे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ठीक है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यहाँ से हमको मिल करके चला है कि जिस बॉडी में सेम मास की बॉडी है, जिसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, जिसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे उसमें कम फोर्स लगेगा। ये चीज़ आई हमारे पास। दूसरी है, दूसरा एक केस हम लेते हैं। मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है और दूसरा बी ब्लॉक है, लेकिन वो थोड़ा मास में ज़्यादा है। बी ब्लॉक जो है मास में ज़्यादा है, आपको देखने से लग रहा है बड़ा है। ठीक है, तो हमको सेम एक्सेलरेशन दोनों में जनरेट करना है। मान लीजिए एक्सेलरेशन अब हमको दोनों में बराबर रखना है, यानी ए में भी ए एक्सेलरेशन और बी में भी ए एक्सेलरेशन, बराबर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हमको फोर्स की वैल्यू दोनों में अलग अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक मास ज़्यादा बड़ा है, एक मास ज़्यादा छोटा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए F1 ए पे फोर्स लग रहा है, F2 बी पे फोर्स लग रहा है। तो बी पे जो फोर्स लग रहा है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों सेम स्पीड से या सेम एक्सेलरेशन से तभी चलेंगे दोनों ब्लॉक जब हम फोर्स की वैल्यू दोनों में कम ज़्यादा रखेंगे। तो ए के लिए हमको कम फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, यानी F1 जो होगा वो लेस दैन F2 होगा यहाँ पे। बी चूँकि भारी है, ब्लॉक बड़ा है, तो बी पे फोर्स ज़्यादा हमको लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे दूसरा कंक्लूज़न हमको निकल करके आया सामने, जो कि फोर्स जो होता है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी फोर्स उस पे ज़्यादा लगाएंगे जिसका मास ज़्यादा है, तब हमको एक्सेलरेट करती हुई बॉडी दिखेगी। तो दो कंक्लूज़न पे हम पहुँचे, दैट इज़ फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, and hence we can say that force is directly proportional to mass into acceleration. If we equate force is equal to, then K should be a constant and ma, that is the equation of Newton's second law of motion. F is equal to kma, K is constant, the proportionality constant, the value of K will be 1, value of K will be 1. So F is equal to m into a. The force is equal to product of mass and acceleration of the body. तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी हिसाब से एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा, उसी हिसाब से बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी। भारी पत्थर है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए।
छोटा पत्थर है, आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन देने के लिए। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है, ठीक है। अगर हम बात करें न्यूटन सेकंड लॉ की इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप उसको कुछ इस तरह से डिफिनीशन समझ सकते हैं। द फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, यानी डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी क्या है? ये मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मास तो बॉडी का किसी एक बॉडी का सेम होगा, लेकिन वेलोसिटी घटती बढ़ती रहती है बॉडी की। चल रहा है, तेज़ी से चला, फिर स्लो हो गई वेलोसिटी, तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर देंगे तो चेंज आ जाएगा। एम मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v है, माइनस u इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइड बाई टाइम, ये हो जाएगा। तो यानी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम ओवरऑल लिखना चाहें तो कुछ इक्वेशन इस तरह से बन के आएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दूसरी डिफिनीशन फोर्स की क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नोन एज फोर्स। मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी जिस दर से, जिस रेट से क्वांटिटी मोशन की घटती है या बढ़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वो क्वांटिटी डिपेंड करती है फोर्स पे। अब यहाँ पे फोर्स जो है आपका ये आ रहा है, तो फोर्स इज़ इक्वल टू, अगर हम लिखें तो के एम अपॉन के एम वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में आपको एक चीज़ इक्वेशन ऑफ मोशन देखने को मिला था कि v इज़ इक्वल टू क्या होता है? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी। तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो आपको देखने को मिलेगा क्या आएगा? v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी, ठीक है। u इस साइड हमने भेज दिया, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू और होल अपॉन टी। आपको देखने को मिल रहा है एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है। आप यहाँ पे इस क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो फोर्स आपको ओवरऑल मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू के एम ए एक्सेलरेशन, दैट इज़ के की वैल्यू तो 1 होती है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का F इज इक्वल टू एम ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी आ गया। इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ये है फोर्स ऑफ इक्वेशन, फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। यूनिट जो होती है फोर्स की वो SI यूनिट होती है न्यूटन। SI यूनिट जो होती है वो न्यूटन, उसको N से दिखाते हैं, ठीक है। SI यूनिट है। न्यूटन को हम ये भी कहते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। CGS की बात करें तो CGS में फोर्स की यूनिट होती है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। उसमें फोर्स की यूनिट है डाइन, ठीक है, डाइन, चुड़ैल वाला डाइन नहीं, डाइन, ठीक है। तो वो डाइन जो होता है वो होता है ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डाइन, ये ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में लेते हैं, इसीलिए इसको डाइन कहते हैं। अब एक न्यूटन जो होता है वो 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। ये आपको यूनिट कन्वर्जन याद रहना चाहिए, 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर 1 न्यूटन होता है। कहीं कहीं फोर्स को डाइन में भी दे दिया जाता है। इस तरह से ग्रेविटेशनल यूनिट है फोर्स की। ग्रेविटेशनल यूनिट कुछ इस तरह से है कि जो भी आपको ग्रेविटेशनल यूनिट दिए, मान लीजिए 1 kg वेट दिया है, अगर इस तरह से फोर्स की यूनिट दी है F इज़ इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आप इसमें सीधे सीधे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो आपको 9.8 में न्यूटन में फोर्स मिल जाएगा। तो न्यूटन में वो फोर्स आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो हम कहीं कहीं कन्वीनियंस को 9.8 को हम 10 भी ले लेते हैं, तो 10 भी यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं कैलकुलेशन में ईजी के लिए। तो ये होता है, अगर kgf में दिया है 1 kg वेट या 1 kgf, इस तरह से भी दे सकता है 1 kgf। तो अगर 1 kgf भी दिया है तो भी आपकी इसी तरह से होगी यूनिट।
नाउ कुछ एप्लीकेशन है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, F इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन टी पे। ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें निकल कर के आ रही हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बढ़ा देते हैं तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब ये क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है टाइम को घटा दें, मोमेंटम में चेंज जो आएगा वो बहुत तेज़ी से आएगा। अगर हम टाइम को घटा दें तो मोमेंटम में चेंज जो बहुत तेज़ी से आएगा और फिर फोर्स जो होगा वो ओवरऑल बढ़ जाएगा। यानी टाइम को घटाते ही हमको क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा और फोर्स बढ़ जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। जैसे हम एक कराटा प्लेयर है, कराटा प्लेयर एक ही ब्लो में इतनी सारी ईंटों को तोड़ देता है। तो वो क्यों ऐसा होता है, मान लीजिए यहाँ पे ईंट रखी है, ये ईंट जो है इसको वो एक ही ब्लो में तोड़ देता है यहाँ से फोर्स लगा करके। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे वो एक झटके में यानी टाइम बहुत कम देता है और अपने हाथ का मोमेंटम जो है वो एक झटके में आता है इसके ऊपर। जैसे ही ये चेंज इन मोमेंटम यानी जो मोमेंटम में चेंज आता है उसके हाथ में, वो एक झटके में फोर्स प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वैल्यू टाइम घटेगा। तो जब टाइम क्योंकि डिनोमिनेटर में है और फोर्स तब बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। ठीक है, टाइम जितना कम लगाओगे उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा। तो सिंगल ब्लो में कराटा प्लेयर इसी तरह से एक बार में ईंट को तोड़ देता है क्योंकि टाइम कम लगता है और फोर्स ज़्यादा। इसी तरह से जब हम बॉल को कैच करते हैं, बहुत तेज़ी से बॉल आ रही है तो अचानक से अगर हमारे हाथ को हिट करती है तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स महसूस होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अचानक से बॉल को पकड़ लेते हैं। टाइम उसको देते नहीं कि मोमेंटम में चेंज धीरे धीरे आए। मोमेंटम में चेंज अगर सडनली आ जाएगा, मोमेंटम में चेंज जो है वो सडनली अगर आ जाएगा, तब वहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपको फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है। यानी उंगली भी टूट सकती है बॉल को पकड़ने में अगर मोमेंटम में चेंज बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक क्रिकेट प्लेयर रहता है तो वो हाथ को पीछे कर लेता है, बॉल को पकड़ते ही हाथ को पीछे कर लेता है। तो बॉल हाथ को पीछे करने का मतलब वो टाइम को इंक्रीज़ करता है। टाइम जैसे ही इंक्रीज़ होगा, ये जो टाइम है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो टाइम की वैल्यू इंक्रीज़ होते ही फोर्स की वैल्यू धीमे धीमे घटना शुरू होगी। तो फोर्स जो है हाथ पे हमको कम महसूस होगा बॉल को पकड़ते ही। ठीक है।